मैं वेद चौधरी पैरामेडिकल के कोचिंग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी और क्लासें लगातार चल रही हैं, उस क्लासों में एक नया मोड या नए सिलेबस की तरह हम बढ़ रहे हैं, या मैं अगर क्लियर बोल भी दूं कि भाई ऑन और प्लेटफॉर्मों पर उस तरह की क्लास नहीं लगाई जा रही है, जिस पर आज हम एक विशेष कर की क्लास लेके आए हैं, एक विशेष चर्चा जिस पर करेंगे, जिसमें जीके का चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा और कंप्लीट पूरा का पूरा जो जीके का चैप्टर है उस पर पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको करवा के देंगे। इस सिलेबस के अंदर हम इतिहास के बारे में अगर बात करें, इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलनों के बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है वो है स्वतंत्रता आंदोलन। धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। ये दो पॉइंटों से आपके क्वेश्चन आएंगे, और एक पॉइंट और इसमें रह जाता है, वो है कला संस्कृति वाला, जिस पॉइंट में करीब 4 वीडियो को हम विशेषकर मूलतः चर्चा करेंगे। और ज्यादा इसमें विशेषकर बात है नहीं, जो कि छोटी मोटी चीजें उनको अपन डिटेल से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के, उस आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ। उसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है धार्मिक आंदोलन। इस धार्मिक आंदोलन में यदि हम किसी विशेष व्यक्ति की, जहां से हम शुरुआत करें कि धार्मिक आंदोलनों को एक रुझान में लाने का विषय, इस आंदोलनों को एक दिमाग में बैठाने का विषय, किसी के प्रति भावनाओं को उजागर करने का विषय, यदि कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का एकमात्र नाम है, एक ही धरोहर है, और वो धरोहर है राजा राममोहन राय। आज उनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ये हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कई बार क्वेश्चनों के आवेग में क्वेश्चन यहां से आते जाते हैं। इसी एग्जाम के पैटर्न से नहीं, कई दूसरी एग्जामों के पैटर्न से भी यहां से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो राजा राममोहन राय एक विशेषकर मूल व्यक्ति है, मूल जिसके बारे में हम बात करेंगे इतिहास के अंदर, जो अपना एक बहुत बड़ा ओहदा रखता है। उसके बाद में यदि किसी और व्यक्ति का नाम आता है तो वो है केशव चंद्र सेन, उसके बाद में दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो ये ऐसे विशेषकर आदमी हैं जो अपनी प्रतिभा और अपने लोगों को पहचानने का इन्होंने काम किया है, और विशेषकर मूल रूप से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी प्रतिमाएं लगातार बन रही हैं, लोग इनसे प्रभावित भी हुए हैं। तो आज हम किसी ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय राजा के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं राममोहन राय। यानी कि मैं जो बोल रहा हूं, ये राजा एक उपाधि दी गई है। ऐसा नहीं कि शुरुआत से बचपन में नाम रख दिया कि राजा राजा, ऐसा विशेषकर कोई नाम नहीं है। इनकी ये उपाधि है जो कि मुगली सल्तनत के राजा अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, जिनको बोला गया था राजा। किस विषय में दी गई थी, क्या ऐसा कारण रहा होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनका मूल निवास स्थान ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो आज राजा राममोहन राय के बारे में हम समझते हैं। तो ये शख्सियत कहां से चालू होती है, कहां इनका जन्म होता है, तो विशेषकर चर्चा करते हैं। तो इनका मूल निवास या फिर जन्म स्थान, जन्म, इनका जन्म होता है बंगाल में, राजापुर नामक जगह पर। राजापुर जिसको होगली के नाम से जानते हैं, जिसके पास का इलाका है। ये विशेषकर याद करने वाला विषय नहीं है। बंगाल में, इस बंगाल की धरोहर में एक व्यक्ति जन्म लेता है जिसका नाम है राममोहन राय। जन्म होता है, जन्म का समय है 1772।
ये उस समय की बात है जब मुगलई सल्तनत जो हमारे देश पर मुगलई सल्तनत का जब कब्जा है और मुगलई सल्तनत का जब धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, और उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश है उनका एक सूर्योदय हमारे ऊपर पूरी तरह एक तरीके से मैं कहूं कि लागू होता आ रहा है। हम पूर्ण तरीके से उनके प्रभाव में लिप्त होते जा रहे हैं, उनके कानून को मानते जा रहे हैं और मुगलई सल्तनत का सूर्य अस्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों कड़ियों के बीच में एक संस्कृति फंसी पड़ी है। चाहे मैं मुस्लिम संस्कृति की बात कर लूं, चाहे हिंदू संस्कृति की बात कर लूं, तो दोनों ही संस्कृतियों का अस्त हो रहा है। और अस्त होने का कारण क्या है कि किसी ब्रिटिश संस्कृति का उत्थान होता जा रहा है, उसकी उत्पत्ति और बढ़ती जा रही है। भारत का जो पूरा का पूरा चैप्टर, भारत का पूरा जो पर्याय चल रहा है, उसके ऊपर एकमात्र व्यक्ति है ब्रिटिश जो उनको ऊपर लागू कर रहा है या फिर उनको बूंदों की भांति नचा रहा है। उसी समय बंगाल की धरोहर पर एक व्यक्ति जन्म लेता है 1772 में। अब घटना ये उस समय की है, ये करीब छोटा बालक रहा होगा, तो उन चीजों को देखता है कि माँ जो इनकी है वो ब्राह्मण परिवार से आती है। यानी अगर हम इनकी जाति के बारे में बात करें तो जाति है इनकी ब्राह्मण। अब जाति ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के अंदर तो पहले से ही, आज भी देख लो या पहले वाला भी देख लो, पहले थोड़ा ज्यादा है, आज थोड़ा कम मान लो कि ब्राह्मण है। या मैं किसी विशेषकर जाति के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्लियर है कि जो पहले का जो ब्राह्मण है या आपका ब्राह्मण है तो कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ को लेकर बहुत ज्यादा व्याकुल है या चिंतित है। तो इसने अपने घर में, ये काफी प्रभावशाली परिवार से बिलोंग करता है, राजा राममोहन राय, लेकिन अब घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होना चालू हो गई थी तो उन घटनाओं को सीखने का इसको मौका मिल रहा है कि देखता है कि इसकी माँ है जो कई मूर्तियों की पूजा कर रही है, तो सवाल जवाब भी कर रहा है कि माँ ये कैसी देवी है और ये कौन से देवता हैं, ये कैसे हैं, ये भगवान कौन से हैं, ये भगवान कौन से हैं। तब उसको थोड़ा सा उसने पढ़ना भी चालू किया कि ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ एक ही है। धीरे धीरे उसने कई ग्रंथों को पढ़ना, जैसे संस्कृत वाला हो गया, हिंदी का हो गया, बंगाली हो गया, फारसी हो गया, और उसने कई कुरान हो गया, कई विदेशियों के और भी पढ़े, तुर्की पढ़ा, ईरानी पढ़ा, यानी कई भाषाओं का वो ज्ञाता भी हो गया, कई भाषाओं को जानकार भी था। तब उसने इस चीज का विरोध करना चालू कर दिया। तो सर्वप्रथम वह एक लेख लिखता है, विरोध करता है। सर्वप्रथम 15 वर्ष की आयु में अपने पत्र के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध करता है। बात समझने की कोशिश करो। मात्र 15 साल की आयु में, और किसका विरोध कर रहा है? एक पत्र निकालता है, उस पत्र में जोरदार चीजें लिखता है, चटपटी। बोले इतने सारे भगवान हैं, किस किस को पूजें? एक को पूजें तो दूसरा नाराज, तीसरा पूजें तो उसको नाराज। अरे हमारे ग्रंथों में ये चीज है ही नहीं। ग्रंथों की भी उपमा देता है, ऐसे नहीं। 15 साल का बालक, ये अब हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन सोचने पर कहीं दिल को झकझोर करने वाली बात है कि 15 साल का बालक उस प्रकार का उपदेश देता है। 15 वर्ष का बालक उस पत्र में जो जो लिखता है, उससे जो इसके पिता हैं, जब इसके पूरे बंगाल में जो खबर फैल जाती है कि ये उनके पिताजी ने ऐसी कुछ चीजें लिखी है, तब उनके बारे में ये पढ़ता भी है। इनके पिता जब उस चीज को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, तो इनके पिता इनके ऊपर मैं कहूं कि जोर जोर से लताड़ना चालू कर देते हैं कि तू हमारे ब्राह्मण समाज का हो ही नहीं सकता, तू हमारे कुल को या मर्यादा को नाश करने वाला व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं पिता और पुत्र में इस अनबन के चलते, और यह पुत्र जो आगे चल के एक राजा राममोहन राय के बड़े नाम से जाना जाएगा, यह अभी नहीं जानता है और वह उस घर को छोड़ जाता है। सोचिए कि काफी समृद्धशाली परिवार है, जिसके अंदर किसी एक सल्तनत है जिसमें मुगलई सल्तनत चल रही है साथ में, और किसी ब्रिटिश एम्पायर जो है और हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है। उस समय
ये एक डिसीजन लेता है और अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। देखना, त्याग कर देता है, घर का त्याग कर कर नेपाल चला जाता है, सॉरी, नेपाल चला जाता है। अब देखें कहां पर चला गया, नेपाल। और इस जगह, इस नेपाल में बौद्ध की शिक्षा दी जाती है, यानी बौद्ध को बौद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई है, वहां ये कुछ दिन ठहरता है, शिक्षा लेता है। शिक्षा लेने का मतलब वहां के ग्रंथ पढ़ता है, उस भाषा को सीखने की कोशिश करता है। तभी तो इसको अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी कहा जाता है, अनेक भाषाओं का जानकार कहा जाता है, क्योंकि हर चीज को बारीकियों से जांच करने वाला व्यक्ति है। तो वहां पर रहकर इसने जब उस चीज का विरोध किया बौद्ध लामा के पास में कि भाई तुम ये जो बौद्ध की मूर्तियां लगा रहे हो उससे फायदा क्या है, तुम्हारे भगवान जो हैं गौतम बुद्ध, उन्होंने तो नहीं कहा कि आप क्या लगाओ, मूर्ति लगाओ, फिर मूर्ति क्यों लगा रहे हो। तो इन चीजों को देखकर वहां पर इनका विरोध होना चालू हो गया। यहां तक घटना घटित होती है कि इनको मारा मारा छोड़ा है, इनका बचना बहुत मुश्किल हो गया था। और जब वहां से ये किसी न किसी के सारे, किसी उन परिवारों के सारे वहां से निकल कर ऐसी स्थिति में निकले हैं जहां से ये बिल्कुल ऐसे समझो कि एक तरह की सुपारी दे दी गई हो, उन परिस्थितियों में वहां से निकलकर भारत आ जाते हैं। क्योंकि विरोध करना किसी भी व्यक्ति का, ऐसी जगह विरोध करना कि वहां पर जो मूर्ति पूजा है, आज के समय अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो आपके समय कोई विरोध कर दे तो समझ वो तो फांसी के समान हो गया। तो उस समय उस व्यक्ति का कलेजा देखना, उस व्यक्ति ने वहां पर भी किसका विरोध कर दिया, यानी बौद्ध की मूर्तियों का विरोध करना चालू कर दिया और भारत वापसी हो जाती है। और भारत वापसी होने पर इसके पिता की मृत्यु होती है, उस पिता की मृत्यु में शामिल होता है। और कुछ समय बाद इसके जो बड़े भाई हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। ज्यादा उम्र है नहीं, तो बड़े भाई के अब एक मर्मता को समझने का कोशिश करना कि बड़े भाई जो है, इनकी जो पत्नी है, यानी मैं कहूं कि भाभी, सती होना पड़ा। यानी जो इनकी भाभी है, इनको बड़े भाई की सैया, या मैं कहूंगी लाश के साथ ही जलना पड़ा। आप सोचो कितना दर्दनाक है वो। रोज करीब 400-500, ये पूरे भारत की बात, 400-500 महिलाएं रोज ऐसी अग्नि में जला करती थी, जिसका नाम है सती प्रथा। उस सती प्रथा का इसने वहां पर भी विरोध किया कि नहीं, मेरी भाभी को मत जलाओ। लोगों ने इसको पकड़ के रखा, चीखना चिल्लाना चालू कर दिया इसने। बहुत भयंकर स्थिति खराब हो गई थी। और इसी स्थिति को देखते हुए इसने जब उस अग्नि की जो लपटें, जब उस भाभी को जलाया जा रहा था, तो आंखों में से जब इसके आंसू आ रहे थे। अब कोई भी हो, इंसान को अगर जिंदा जलाया जाए और आंखों के सामने जलाया जाए तो कहीं ना कहीं दर्द तो होता ही है। सोचो आप वो मंजर देखो, आपके कितना खौफनाक पर रहा होगा, क्या स्थिति रही है उन्हें स्त्रियों की। तो उसी चीज का इस व्यक्ति ने विरोध किया है। किसी ने हिमाकत करना, पहली बार किसी चीज की हिमाकत करना, किसी लोगों के विरोध में जाना, अपने परिवार के विरोध में जाना, यही आपको क्या बनाता है, महान बनाता है। तब इसने सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया था और उस विरोधों के माध्यम से इसने अखबार, पत्र, तरह तरह की कहानियां, उनके माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। पहले के समय क्या होता था कि यदि किसी की पत्नी मर जाती है तो उसको, ये ग्रंथों में तो है नहीं, पुराणों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन किसी ब्राह्मणों ने, या मैं मूल रूप से कहीं नहीं कह सकता ये चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज में एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। समाज, मर्यादा, उस सब से अगर कोई बड़ा है तो सती होना बड़ा है। उसके दो कारण भी और भी है।
जो कि राजा राममोहन राय बताते हैं कि सती होना ये लोग क्यों बताते हैं। कहीं ना कहीं उसमें पति के मर जाने के बाद कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी वो ना उठा पाए, उनसे पैसा ना ले, इसलिए इसको साथ ही जला दिया जाए। पिता की प्रॉपर्टी में हाथ ना लगाए, इसलिए इसको साथ जला दे। कहीं ना कहीं लोगों की एक तरफ से खुशी थी उसमें, और इसको बढ़ चढ़कर बढ़ाया जा रहा था। ये किसी भी उपनिषद पुराण में या हमारे ग्रंथों में है ही नहीं, किसी भी ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है कि सती होना वाकई सही है। या आप किसी भी राजा महाराजा की डिटेल देखो जहां पे सती होना हुआ हो। तो उसी प्रकार से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब वहां पर जब ये विरोध कर रहा है तो लोग इसको पागल बताएंगे, लोग कहेंगे कि इसका दिमाग संचालन सही ठीक नहीं काम कर रहा है, ये जो भारतीय संस्कृति है उसको गलत बता रहा है। तो आगे चलकर ये पत्र निकालता है। पहला पत्र देखना, पहला पत्र जो है ये मूलतः एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पत्रों के बारे में विशेषकर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये बंगला भाषा में है, 1821 में ये ग्रंथ निकालता है या पत्र निकालता है। और दूसरा वाला मिरातुल अखबार, (1822) में निकालता है। तीसरा वाला 1823 में निकालता है, ये अंग्रेजी में है। ये वाला देखना, संवाद कौमुदी एग्जाम में पूछता है। और ब्राह्मणिकल जो कि इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है, यानी कि जो ज्यादा पढ़ लिख गया उसको नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको इंग्लिश में बताया है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा है, ये सती प्रथा ऐसे नहीं ऐसे। और एक ही सती प्रथा के ऊपर विशेषकर चर्चा नहीं करी है इसने, बहु विवाह कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करी। बहुत ज्यादा पत्नियां रखना, बहु प्रथा, यानी ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक 2 शादियां हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 4 पत्नियां रखना, एक मरा 4 सुलटी, एक पति मरा तो 4 अग्नि में देखेंगी। तो उस चीज का भी इसने विरोध किया है कि कम से कम एक शादी करना। हालांकि वो बात अलग है, वो एक हास्य का विषय है कि इस व्यक्ति ने भी 3 शादियां करी हैं, जबकि ये बहुविवाह का विरोधी है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल उठना चालू हो गया कि भैया आप जो विरोध कर रहे हो, राममोहन राय आप खुद बता दीजिए कि आपने कितनी शादियां करी हैं। अब बताते हैं कि भैया देखो ऐसी बात है, 9 वर्ष की उम्र में हमारी शादी हो गई थी, उसके बाद हमारी पत्नी जो है वो मर चुकी थी, दूसरी शादी हुई वो भी मर गई थी, अब 14 वर्ष की उम्र में हमारी एक अंतिम शादी हुई है और वो अभी जिंदा है, उसके बाद हमने शादी नहीं करी है। तो मूल रूप से ये है कि इनको जवाब देना भी बहुत अच्छे तरीके से आता था। उस किसी भी चीज को अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकार करते थे कि हाँ हमने ऐसा किया है। अब 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने कहा कि मुझे इतनी समझ भी नहीं है, इतना कुछ मैं जानता भी नहीं हूं, घर वालों ने कहा कर लिया। उसके बाद में आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि मैंने कहीं तीसरी बार चौथी बार फिर शादी करी हो। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी आरोप लगते ही लगते हैं। और ये जो बढ़ावा देते हैं कि हमारी संस्कृति, इन्होंने कई इनको बोलते भी हैं कि अंग्रेजों का चमचा है, ऐसे भी कई उदाहरण आते हैं। लेकिन उस पे ये लोग हैं जो बोल देते हैं, लेकिन किसी बात का विरोध करना ये इसमें बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। आगे देखते हैं विरोध करने में किन किन वस्तुओं का हाथ में होता है, किस चीज का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं, विरोध में आता है सती प्रथा, दूसरा है बहुविवाह,
मूर्ति पूजा, सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, और पुनर्जन्म, इस घटना को भी ये खंडित करते हैं। बहुदेववाद, इसका भी खंडन करते हैं। बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे भगवान नहीं है, एक ईश्वरवाद, इनका एक पर्याय भी चलता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि राजा राममोहन राय ने कौन सा बात की प्रामाणिकता दी है, या किस चीज को विशेषकर माना है, किस भगवान को विशेषकर एक दर्जा दिया है, तब इन्होंने कोई भी है उसके लिए सिर्फ एक ईश्वरवाद, यानी सिर्फ ईश्वर कौन है, सिर्फ एक है, सबका ईश्वर एक है, सभी का ईश्वर एक है, तब इन्होंने उसकी लोकोक्ति भी दी है, एक ईश्वरवाद। तो सती प्रथा है, बहुविवाह है, अत्यधिक विवाह करना, मूर्ति पूजा है, ये नहीं करना, पुनर्जन्म है, ऐसा कुछ सिद्धांत है नहीं। बहुदेववाद, बहुदेववाद बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, इन सारे चीजों का इसने क्या किया है, विरोध किया है। और इसी विरोध के चलते जो लोग बाग हैं इसके विरोध में उतर गए। आप सोचो कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उस जमाने में कितना लोग पढ़ा लिखा होगा, तो उसी हिसाब से इस चीज का विरोध होना चालू हो गया। ऐसा तो है नहीं कि राजा राममोहन राय उस पर निकले, घर घर से निकले और घर घर से कहा भैया सती प्रथा बंद कर दीजिए, कल से कोई सती प्रथा नहीं करेगा, तो ऐसा तो है नहीं भाई, है तो एक साधारण से परिवार से, कोई राजा महाराजा थोड़ी है, ये तो एक उपाधि है। जो मैं बोल रहा हूं कि राजा राममोहन राय, नाम तो मूलतः इनका राममोहन राय ही है, ना कोई विशेषकर ये बहुत दर्जे वाले परिवार से आते हैं, ना कोई राजा महाराजा हैं जिनकी कोई उपदेश कोई सुने, तो कहीं ना कहीं इनका जोर तोड़ से विरोध होना चालू हो गया। अब जोर तोड़ चालू हुआ कि हम सती प्रथा को मानेंगे, तुम कौन होते हो, तब इन्होंने लोगों को समझाना किया, चालू किया कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा होता है, इसमें ये लोगों ने बना दिया है, अपने बेटियों के मर्म को समझो, इस लड़की के, इस स्त्री के, इस जो स्त्री है इसके दुख को तो समझो, जिंदा जल रही है, और उसको जलाने के बाद में आप देखना उसकी आवाज को किस तरीके से दबाया जाता है, यानी चिता के ऊपर उसको बैठाया जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, उसके बाद में वो जो जब चीखती है ना, उसकी आवाज तक कानों तक नहीं आती है, यानी उसके चारों तरफ तो ऐसा कुछ लगा दिया जाता है जिससे, और फिर उसमें वो बजाए जाते हैं ढोल नगाड़े वगैरह, यानी उसकी चीखने की आवाज एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है, उस प्रकार का माहौल बनाया जाता है। और अब इस व्यक्ति ने क्या किया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, घर जा जाकर इसको जब पता चल जाता था लोगों को, जब इसने एकत्रित करना चालू किया, खुद के सभा की स्थापना करी, और उस सभा का नाम है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना होती है 1817 में कलकत्ता में। आत्मीय सभा का मतलब ऐसा नहीं है कि आत्मीय सभा कोई विशेषकर बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई हो। आत्मीय सभा का शुद्ध हिंदी अर्थ होता है आत्मा का बातचीत, यानी दोस्त की सभा, फ्रेंडशिप पार्टी। आत्मीय सभा यानी आत्मा से बात करनी है। हे भैया सुनो, ये स्त्री जब सती प्रथा होता है तुमको दुख होता है का? हाँ होता है, विरोध काहे नहीं करते? यही है आत्मीय सभा, यानी बिल्कुल मन की बात, दिल की बात, अंदर क्या है, और वो किसके साथ होगी? दोस्त के साथ। इसी सभा का नाम दे दिया गया आत्मीय सभा। और इसमें शाम को क्या किया जाता था? उद्धरण पढ़े जाते थे, यानी हिंदू ग्रंथों के उद्धरण पढ़े जाते थे। हर शनिवार फिक्स था, यानी 6:30 बजे आना ही आना है आपको हर शनिवार को इस आत्मीय सभा में, यानी मित्रों की सभा, मित्र सभा, दोस्त की सभा, दोस्त की बातचीत। इस सभा के अंदर बातें हुआ करती थी कि इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर ऐसा है, इसका विरोध करो, इसके बारे में लिखो ग्रंथों में, इसके बारे में पत्र निकालो सुबह, और सुबह पत्रों के माध्यम से बताओ कि इस प्रकार का है। इनके खिलाफ भी पत्र होते थे, इनके खिलाफ भी चर्चाएं होती थी, इनके खिलाफ भी उद्धरण पढ़े जाते थे।
यहां तक भी है कि इनकी जो घर वाले हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं, ये हम मानते नहीं, हमारा लौंडा है, सॉरी हमारा पुत्र है। उस प्रकार की भावना है। अब देखना, आत्मीय सभा की शुरुआत हो जाती है और इसी समय इसको लगता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको हमको कुछ बड़ा करना पड़े। और इसी बड़े के चक्कर में आत्मीय सभा जब है कि दोस्तों की सभा तो होगी, अब हमें एक समाज बनाना है, इसको बड़ी सोसाइटी के रूप में उस समाज की स्थापना कर दी। उस समाज का नाम है ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, ये पूछने वाला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना होती है 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता शहर के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है। ब्रह्म समाज मतलब जिस प्रकार से आत्मीय समाज की स्थापना की जाती है, आत्मीय समाज जहां पर आत्मा से निकली हुई बात, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मित्र, जरा खुल के बताइए, ये गलत है या सही, जरा इसको दोहराइए। तुम 4-4 शादी कर रहे हो, ये सही है क्या मित्र? उस प्रकार की बातों को अब लोगों के सामने बड़े पर्दे पर रखना ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज की मतलब कण कण तक, लोगों तक, हर पर्याय तक अब यह सूचना जानी चाहिए, सती प्रथा को बैन लगवाना चाहिए। लोग ऐसे नहीं मानेंगे, हमको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाकर समझाना पड़ेगा, तब जाकर इसकी स्थापना होती है ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को। और इसी के तहत सती प्रथा को बैन करवा दिया जाता है। सती प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। सती प्रथा बंद, ये खुद बंद नहीं कर रहा है भाई साहब, ये बंद करवा रहा है, इसने पूरी ताकत लगा ली। अब ये ला रहा है कानून के सहारे से, अंग्रेजों से इसने बात चालू करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज इसको बंद नहीं करना चाह रहे, अंग्रेज भी चाह रहे हैं कि इसको जैसे तैसे हम बंद कर दें। लेकिन कारण क्या है इसमें? अगर अंग्रेज जो सल्तनत है अंग्रेजों की, जो धीरे धीरे अब सूर्य जब उनका उदय हो रहा है, इस समय यदि वो किसी एक सभ्यता या संस्कृति के खिलाफ ऐसा कुछ पन्ना लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें टिकी हुई हैं उनको कटने का डर है, उनको लोगों के विरोध होने का डर है। इसी के चलते अंग्रेज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, हमें हमारा काम चाहिए। हालांकि वो चाहते हैं कि ये सारा बंद हो जाए, लेकिन वो आगे नहीं आते। आगे आने वाला व्यक्ति है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय अंग्रेजों से मिलता है, बातचीत करता है कि भैया इसको बंद कराने का काम करें। बोल अंग्रेजों के पास जाता है, बोला आप इसको बंद कराने का काम करें। अंग्रेजों ने कहा कि हम बंद तो करा दें, पर एक बात बताइए, ये सारा का सारा पूरा का पूरा लोग अगर हमने बंद किया और विरोध किया तो आप क्या करोगे? यदि जनसमूह रोडों पर आ गया, कहीं आंदोलन हो गए, क्रांति हो गई, तो आप क्या जवाब दोगे इसका? राजा राममोहन राय ने कहा कि देखो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे जो लोग हैं ना उनकी गारंटी मेरी, बाकियों को आप संभालो। घर घर जाकर हम और करेंगे प्रयास, पर आप ये बिल पास करो कैसे भी करके, और इसमें सजा का प्रावधान करो, तभी लोग समझेंगे। ऐसे तो रोज स्त्रियां मरेंगी। इन स्त्रियों की दुर्दशा बहुत भयंकर हो गई है। इसी के चलते अंग्रेजों ने, जिसका नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस व्यक्ति ने 1829 में सती प्रथा को बैन करवा दिया। विलियम बेंटिंग के द्वारा
विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को बंद करवा दिया। बात समझने का कोशिश करना कि सती प्रथा को किसके द्वारा बंद करवा दिया गया, यानी कानून लाया गया, धाराएं लाई गई, धारा 19 लाई गई। इसके तहत यह नियम बना दिया कि अगर हमने किसी मरघट शमशान में किसी भी स्त्री को जलते हुए देखा, यानी सती प्रथा का अगर हमने वहां पर देखा कि सती प्रथा हो रही है, तो ध्यान रखना उस परिवार को, वहां लोगों के उपस्थित होने को 2 साल, 4 साल, 7 साल उस तरीके के प्रावधान ला दिए गए। जेल होगी, आपका छुड़ाने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं होगा। और ये समाचार के द्वारा, पत्रों के माध्यम से, तरह तरह की सूचनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति को पहुंचा दी गई। पूरे बंगाल में खौफ मच गया, यानी लोगों ने उसका विरोध करना तो शुरू किया, लेकिन अब विरोध करे तो करे कैसे, क्योंकि पूरी की पूरी धारा वहां बिछी हुई थी, अंग्रेजों का शासन है। अब विरोध किस प्रकार से करें? अगर विरोध करेंगे, उसके विरोध में जाएंगे तो जेल में जाएंगे, नहीं करें तो वो कह रहे हैं कि हमारी मर्यादा ही खो गई। उनकी मर्यादा ही इसी में कि स्त्री को जलाया जाए। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को बंद करवा दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को हो जाती है। अब इसी के तहत इसको नाम दिए गए हैं राजा राममोहन राय को, और उन नामों में विशेषकर जो नाम की चर्चा होती है वो कई नाम है। जैसे नाम कह दूं या उपाधि कह दूं, अन्य नाम कह दूं या उपमा कह दूं, उनमें राजा राममोहन राय को नवप्रभात का तारा, नवप्रभात का तारा, नवप्रभात का तारा, अहो स्त्रियों के लिए एक नया उदय हुआ है, नया चांद खुला है, नया तारा निकला है, जिसने स्त्रियों की दुर्दशा को आप समझा है किसी व्यक्ति ने और उनके खिलाफ आवाज उठाई है जो लोग ऐसा करते हैं, तब नवप्रभात का तारा। अगला है आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का दाता कौन है? राजा राममोहन राय, यानी पुनर्जागरण का नायक कह दो, यानी नए सिरे से भारत का एक नया भारत और उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? राजा राममोहन राय। नवप्रभात का तारा। जो पत्रकारिता है उसका अग्रदूत भी कहा जाता है। पत्रकारिता का अग्रदूत। देखिए आप, नवप्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पुनर्जागरण, पत्रकारिता का अग्रदूत, पथ प्रदर्शक, चौथी और उपमा है इसकी। पथ प्रदर्शक। और ये पूरा का पूरा नाम किसको दिया गया है? राजा राममोहन राय। किसके बारे में है? राजा राममोहन राय के बारे में है।
आप सोचिए, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पुनर्जागरण, पत्रकारिता का अग्रदूत, पथ प्रदर्शक, इस प्रकार की उपमाएं मिलती हैं। देखना ये कौन सी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करता है कि हमको इस प्रकार की शिक्षा चाहिए। शिक्षा देखना कौन सी शिक्षा के लिए ये बात करता है। राजा राममोहन राय जी जो है वो पाश्चात्य शिक्षा का बहुत तगड़ा समर्थक है। यानी अगर मैं डायरेक्ट शिक्षा ने देके इसको डायरेक्ट अपन बात करें, समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का। कौन सी शिक्षा का? पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा का मतलब है कि भारत के अंदर जो शिक्षा चली आ रही है उस शिक्षा से कहीं अलग, ब्रिटिश दूर जगह की जो शिक्षा है उनको कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली पूरी शिक्षा को ले रहा है, नहीं, जो कुछ अच्छा है उसमें से कुछ कुछ लो। भारत के पुराण है उनको भी पढ़ो। अंग्रेजों ने तब कहा भी था कि राजा राममोहन राय हमारे लिए विशेषकर कार्य कर रहा है। तब राजा राममोहन राय ने कहा कि मित्र, मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, बात समझना, मैं किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, मैं संरक्षक हूं, यानी उसमें सुधार करने वाला आदमी हूं, विरोधी नहीं हो सकता हूं। मैं विरोध कर ही नहीं रहा। मैं मेरे धर्म का या किसी भी अन्य धर्म का, मुस्लिम धर्म का या हिंदू धर्म का मैं विरोध ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इसमें जो गलतियां हैं उनको बता रहा हूं, उनको उजागर कर रहा हूं। मेरा काम ऐसा नहीं कि ईसाई अच्छे, ईसाइयों में भी बहुत तगड़ी कुरीतियां हैं, उनको भी इसने उजागर किया। तो अंग्रेज फिर इनसे खपा होना चालू हो गए थे। पाश्चात्य शिक्षा का ये समर्थन करता है। अब देखना यहां का एक चर्चित विषय और बन जाता है, जो उपाधि है, इनकी एक उपाधि और मिलती है और वो है राजा। किस नाम की उपाधि है? राजा की। आप बात समझो, इसीलिए तो इनको राजा राममोहन राय बोला जाता है। और इसी उपाधि के चलते मुगल शासक कि पेंशन के सिलसिले में कुछ पेंशन में लफड़ा हो रहा था कि पेंशन आ नहीं रही है। तो मुगल शासक जो है ना उस समय के, एक बार मैं इसको पूरा का पूरा कर देता हूं दोबारा से, नोट डाल के चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, या मैं ऐसे कह देता हूं विदेशियात। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को लंदन भेजा। लंदन पेंशन हेतु भेजा। बात समझने की कोशिश। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने कहा कि राजा राममोहन राय जी, आप मेरे बारे में बात करके आइए। अंग्रेज आपके बारे में मानते भी हैं और वहां लोग सुनते भी हैं आपको, और आपका अब ये उस प्रकार का व्यक्ति है कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, विदेशों तक लोग इसको जानना चालू कर दिए हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आया जिसने इस प्रकार के कानूनों को पास करवाया। तो इसको लंदन भेजा गया इनको, और लंदन भेजा गया पेंशन की पैरवी होती कि मेरी पेंशन की पैरवी करने के लिए आप जाइए और पेंशन के बारे में बात करिए। और ये जो राजा की उपाधि हो उस प्रकार से मिली है जिस प्रकार से, मानो मुगल शासक ऐसे बोल रहा है कि राजा राममोहन राय कि तुमने वाकई एक राजा का काम किया है, जो मैं नहीं कर सका वो तुमने किया है। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम राजा से कहीं ना कहीं बढ़कर हो। और इसी समय
इनकी जो मृत्यु है वो 1833 में ब्रिस्टल नगर के शहर में हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में सॉरी ब्रिस्टल नगर में हो जाती है, यानी लंदन में। ये वहां खड़े थे तो बक्सा इनके सिर पर ऊपर से गिर जाता है समुद्री जहाज के पास में, और सिर फटने की वजह से कई इलाज भी हुए। उसके बाद में इनकी समाधि भी वहीं बनाई गई है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट की और, कि ब्रह्म समाज का आगे क्या हुआ है। देखना, ब्रह्म समाज इसके संस्थापक कौन है बेटा? इसके संस्थापक हैं राजा राममोहन राय। यहां तक क्लियर है चीजें? कौन है? राजा राममोहन राय। अब क्या होता है इस समय, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को बैठाना है। तो इनके एक दोस्त हैं द्वारिकानाथ टैगोर, उनको बैठा दिया कि भैया तुम आचार्य पद पर रहो, थोड़ा बहुत इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। तो उनसे जब थोड़ा बहुत नहीं संभलता है तो उन्होंने अपने बेटे को देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी अपनी उस समय एक सभा चलाते थे 1847 में तत्वबोधिनी के नाम से, और उसी के नाम से पत्र निकालते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनको खुद ना रहकर बोल मेरा बेटा चलाएगा आज के बाद ये ब्रह्म समाज, तो उन्होंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया। और ये पहला एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति का नाम है देवेंद्र नाथ टैगोर। और देवेंद्र नाथ टैगोर इसी समय 1856 में अपना एक और व्यक्ति है केशव चंद्र सेन, और उसको आचार्य बना देता है इसी ब्रह्म समाज के अंदर। केशव चंद्र सेन, ओहो क्या व्यक्ति है भैया केशव चंद्र सेन। इस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज को बंगाल नहीं, बंबई, यूपी, मद्रास, पूरा हिंदुस्तान में छवा दिया। ये बात देवेंद्रनाथ जी को कहीं ना कहीं खलने लगी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे संप्रदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को उस मंच पर बैठाना चालू कर दिया था। उनके भी उद्धरण पढ़े जाने लगे। इन्होंने कहा भैया जिस काम के लिए आए उस काम को करो। बोल नहीं, पूरा हिंदुस्तान में छवि चलेगी अब इस ब्रह्म समाज की। बोला आज से आपका रास्ता अलग और हमारा अलग। बोल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इसका डिवाइड कर दिया ब्रह्म समाज का, और यहां से ब्रह्म समाज टूट जाता है। बात समझना, ब्रह्म समाज जो कि संस्थापक कौन है इसके? राजा राममोहन राय। अब ये दो व्यक्ति हैं, एक है देवेंद्रनाथ टैगोर और एक है केशव चंद्र सेन। इन्होंने 2 भागों में बांट दिया अब इसको। इस ब्रह्म समाज का पहला जो पर्याय है इसको बोला गया आदि ब्रह्म समाज। आधा रह गया, आधे लोग उधर चले गए केशव चंद्र सेन के, आदि ब्रह्म समाज। ये 1865। और दूसरा है भाई साहब का भारतीय ब्रह्म समाज। अब घटना यहां भी घटित हो जाती है।
ये बढ़ चढ़कर आगे जाके और बड़ा इस आंदोलन को करते हैं। उन्होंने एक चीज और ला दी इसी समाज के अंदर कि ये भैया, ये जो तुम 14 साल की जो लड़कियों को 13-13, 12 साल, 9-9 साल की लड़कियों की शादी करते हैं, आज के बाद हिंदुस्तान में कोई शादी नहीं करेगा। बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हो जाती है। इसके संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। सॉरी, मैं इधर डाल देता हूं। केशव चंद्र। और इसके कौन है? देवेंद्रनाथ। अब इस व्यक्ति ने नया लिया है कानून, बोल शादियां नहीं होनी चाहिए 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल। जब बच्ची जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 14, 15 से ऊपर की जब हो जाएगी तब शादियां होंगी। 16 साल फिक्स कर दिया। लेकिन भाई साहब गलती कर बैठा। किसी राजा रजवाड़े के घर से रिश्ता आता है और इनकी बेटी की शादी हो जाती है। इनकी जो मिसेज है वो कहती है कि सुनो जी, कहीं न कहीं ढूंढना तो पड़ेगा हमारी बेटी के लिए, पता नहीं कैसा वर मिले। और इनकी बेटी की उम्र है 11.5 साल। हम तो शादी कर देते हैं, आप क्यों? बोले अरे ये समाज के अंदर मैं खुद बता रहा हूं कि ऐसा नहीं करना। बोला आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा जी, हमारी बेटी सुख में चाहिए, आप तो कल टपक जाओगे, जिंदगी भर इसकी परेशानी। सोचो ना, ये रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा रिश्ता है, लुगाई की बात मान ली भाई साहब ने, और पहली बार लुगाई की बात मानी और यहीं से समाज टूट गया, विरोध होना चालू हो गया। तो 1878 के अंदर इसी दिन से ये जो ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज, इससे एक समाज और निकल के आ जाता है आगे, और इस समाज का नाम है साधारण ब्रह्म समाज। इसके फाउंडर हैं शिवनाथ व आनंद मोहन। देखना कहां से चालू हुई है ब्रह्म समाज, जो कि कब चालू हुआ है? 20 अगस्त 1828। RRR इसके फाउंडर हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर व्यवस्था संभालते हैं। उसके बाद केशव चंद्र सेन, दोनों में मतभेद हो जाता है। केशव चंद्र सेन ने अपना बना लिया है भारतीय ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने बनाया 1865 में। इधर ये जो ब्रह्म समाज टूट कर आधा रह जाता है, इसको बोला जाता है आदि ब्रह्म समाज, जिसके फाउंडर हैं देवेंद्रनाथ जी। और उसके बाद में केशव चंद्र सेन से भी गलती हो जाती है, बच्चे की शादी, तो इसमें भी मतभेद होते हैं, और मतभेद होने पर यह समाज बन जाता है साधारण ब्रह्म समाज। इसके फाउंडर हैं शिवनाथ आनंद मोहन। विशेषकर जिस प्रकार से ब्रह्म समाज चलाया, उसमें टुकड़े भी होते गए और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कल हम अलग से एक टॉपिक पर और बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक आंदोलनों को उजागर करता है और किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर हमको लेके जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है, जहां से कई क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलो मित्रों, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।